यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग नेमिंग दे देंगे, दैट इज लेट y इज इक्वल टू, और सेम इक्वेशन हमें फिर से रिपीट करना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में और उसका स्क्वायर, और अपॉन में दूसरे ब्रैकेट में हमें लिखना होगा एक्स प्लस टू। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ होगा। सो गिवन फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा, जिसको हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करना होगा। गिवन फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि गिवन फंक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो फंक्शन प्रॉपर कब कहता है, जब फंक्शन के अंदर आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर के अंदर कम होती है डिनोमिनेटर में आए हुए हाईएस्ट पावर से। ठीक है, इसका मतलब देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा आया हुआ है, एक्स है। ऊपर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और नीचे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। 3 कैसे है, अगर एक्स माइनस वन को अगर हम लोग एक्सपांड करें तो वो कितना हो जाएगा, पहला टर्म एक्स स्क्वायर रहेगा, वो फर्स्ट टर्म इस एक्स के साथ इंटू होगा तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि डिनोमिनेटर में एक्स की पावर कितनी होगी, 3 होगी, और ऊपर कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा, और इसका मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालते वक्त हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में आए हुए टर्म को ही देखना होता है। तो हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। लेफ्ट साइड का ये y एज इट इज लिखा, जैसे कि बताया था पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सम को या फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते वक्त सिर्फ डिनोमिनेटर में आए हुए टर्म को ही देखना होता है, राइट। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये x प्लस टू, ये जो टर्म आया है ब्रैकेट के अंदर, उसकी ब्रैकेट के अंदर x की पावर कितनी है, x प्लस टू, इस टर्म की ब्रैकेट के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इसके कारण x प्लस टू को हम लोग लीनियर फैक्टर कहेंगे, जो कि रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण उसके ऊपर हमें एक कांस्टेंट लेना होगा। कांस्टेंट को नेमिंग दे दिया ए अपॉन हमें x प्लस टू लिखना है। उसके बाद x माइनस वन, ये टर्म ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग इसको देखते हैं तो उसकी x की पावर कितनी है, 1 है। x माइनस वन ये टर्म ब्रैकेट के अंदर जब आता है तो वहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, जो कि रिपीट कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स। लेकिन ये रिपीट 2 टाइम्स जब जाएगा तो एक से होकर ही जाएगा, तो इसके कारण हम लोग x माइनस वन डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उसके ऊपर एक दूसरा कांस्टेंट लेंगे, दैट इज b। लेकिन ये x माइनस वन रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, इसके कारण x माइनस वन का होल स्क्वायर आगे लिखना है हमें, और उसके ऊपर एक तीसरा कांस्टेंट लेना होगा, c लेना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें ए बी सी इनकी क्या निकालनी है, ये जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना होगा। तो देखो क्या रहेगा, ये y इज इक्वल टू ये राइट साइड वाला टर्म है, और यहाँ पर ये y इज इक्वल टू ये दूसरा राइट साइड में लिखा हुआ टर्म है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, राइट। इतना तो क्लियर है। अगर वो दोनों इक्वल है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये दूसरे पेज पे दिखाया मैंने। तो फर्दर ए बी सी की कांस्टेंट की वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल कंसिडर करना है, और इस इमेजिनरी सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर अज्यूम कर लेना है। ठीक है, इस इमेजिनरी सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस किया हुआ अज्यूम करना है। उसी तरीके से ये इमेजिनरी सर्कल हमें हर एक टर्म के साथ में लिखना है। यानी कि देखो यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ, यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ था, और यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ था। उस सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस कर देंगे लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर, वो कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए के साइड में क्या आएगा, ए के साइड में आएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, बी के साइड में क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक बार और एक्स प्लस टू आएगा, और सी के साइड में क्या आएगा, सी के साइड में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी के साइड में आएगा ओनली एक्स प्लस टू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी देखो हम लोग पहले सी इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बारे में सोचेंगे, तो उस केस में हमें ए और बी ये कांस्टेंट को जीरो करना होगा। ए और बी इन कांस्टेंट के साथ कौन सा कॉमन फैक्टर आया हुआ है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी इन कांस्टेंट को जीरो पुट करने के लिए, जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू वन ले लेंगे। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू वन अगर होता है तो ये वन माइनस वन, ए वाला टर्म जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, तो ये बी कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू मिलेगी हमें वन प्लस टू, थ्री। लेफ्ट साइड राइट साइड में रहेगा ये थ्री, सी रहेगा, एक्स वन लिया तो वन स्क्वायर वन, तो सी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, वन अपॉन थ्री मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट टेस्ट में अगर हम लोगों को बी की वैल्यू निकालनी है, क्या कहा, अगर हम लोगों को बी की वैल्यू निकालनी है तो ए और सी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालने के लिए बी और सी में देखेंगे कोई कॉमन टर्म है क्या, बी और सी में एक्स प्लस टू ये टर्म कॉमन है या फिर ये फैक्टर कॉमन है, तो इसके कारण हम लोग बी और सी को जीरो करने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस टू। ठीक है, बी अगर बी और सी में एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट हो जाएगी तो ये माइनस टू प्लस टू बी जीरो हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू सी भी जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी।
-2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 9 राइट साइड में रहेगा 9a रहेगा, लेफ्ट साइड में -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 4/9 मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली 0 और आए हुए a और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, वो ऊपर वाले इक्वेशन में, तो x कितना है 0, लेफ्ट साइड में 0 रहेगा, इक्वल टू x है 0, 0 -1 -1 का स्क्वायर +1, ये +1 a के साथ, यानी कि a की वैल्यू क्या थी 4/9 थी, उसके साथ मल्टीपल होगा तो ये 4/9 लिखना होगा। आगे 0 -1 -1 0 + 2 2 2 इंटू -1 -2 भी रहेगा, ये -2 भी लिख दिया। ठीक है, आगे 0 + 2 2 2 इंटू सी कितना था अपना 1/3 था, तो ये क्या लिखना होगा हमें 2/3 लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये 4/9 -2 भी प्लस 2/3 है, तो 2/3 को हम लोग डिनोमिनेटर में बेस लाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे 3 से इंटू करना होगा। तो ये 0 = 4/9 एज इट इज़, -2 भी एज इट इज़, प्लस ये कितना हो जाएगा ऊपर नीचे अगर हम लोग 3 से इंटू कर दे तो 3 × 2 = 6 6/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेस में 9 है, यहाँ पर भी बेस में 9 है, तो ये ऊपर कितना है 4 + 6 4 + 6 10 10/9 हो जाएगा। ठीक है, वो लेफ्ट साइड में आएगा तो -10/9 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या था, ये -2 भी था। ठीक है, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी 5/9 मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये -2 लेफ्ट साइड में आएगा तो अपॉन में जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 10/2 5 5/9, तो b की वैल्यू हमें कितनी आई 5/9 आई। ये यहाँ पर सर्कल किया, a की वैल्यू को सर्कल किया और c की वैल्यू को भी सर्कल किया। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से जो हम लोगों ने a b c इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकाली है, तो उसको मेन आंसर करते वक्त ये वाला स्टेप्स दिखाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का कंसेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, तो उसको अगर हम लोग मेन आंसर में दिखाते भी है तो इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इसके कारण ये बेटर रहेगा कि आप लोग इसको फास्ट में कैसे भी करो, अगर वो सिर्फ यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कैसे आई है ये हमें लिखना होगा, वो कैसे मतलब कौन से मेथड से निकाली है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में y एज इट इज रहेगा, a की वैल्यू आई कितनी थी 4/9, तो यहाँ पर 4/9 प्लेस कर दिया, अपॉन में x + 2 रहेगा, प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी 5/9 आई थी, तो ये 5/9 प्लेस कर दिया, अपॉन का ये x - 1 उसके नीचे, प्लस c की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 1/3, ये 1/3 लिखा और उसके आगे x - 1 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला स्टेप लिखना होगा, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेने से पहले हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उस फॉर्मूले को मेंशन कर देंगे, एक मास्टर फॉर्मूला रहेगा। देखो वो मास्टर फॉर्मूला इस तरीके से, इफ़ y = 1/ax + b टू द पावर m। ठीक है, देन वाई एन क्या बन जाएगा, देखो वाई एन यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू -1 टू द पावर n, ब्रैकेट में आएगा m + n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन m - 1 फैक्टोरियल डॉट, ये फैक्टोरियल यहाँ पर डॉट a टू द पावर n अपॉन ax + b टू द पावर m + n। ठीक है, ये मास्टर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की आगे चलकर कोरोलरीज भी आती है 2 या 3, लेकिन हम लोगों को कोरोलरी अगर याद भी नहीं रखनी है, सिर्फ ये वाला मेन फॉर्मूला भी याद रखा तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर स्टेप में दिख रहा है ना, ये y = 4/9 अपॉन x + 2 प्लस 5/9 अपॉन x - 1 प्लस 1/3 अपॉन x - 2 द होल स्क्वायर, इसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव से ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव से लेंगे तो ये y का क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में yn हो जाएगा, इक्वल टू 4/9 कॉन्स्टेंट होने के कारण उसको बाहर लेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होगा 1/x + 2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा देखो -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में आएगा x + 2 टू द पावर n + 1 पावर में कुछ नहीं है, मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, लास्ट में क्या करना होता है m + n, m की वैल्यू तो 1 हो चुकी थी तो ये n + 1 लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो डिनोमिनेटर में अलग से 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आगे ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर, प्लस 5/9 ये कांस्टेंट आगे लिखा, ये 5/9 कांस्टेंट आगे लिखा, ब्रैकेट डाला, 1/x - 1 का करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, वो कितना आ जाएगा -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में आएगा x - 1 टू द पावर n + 1, x - 1 टू द पावर n + 1, यहाँ पर
राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस 1/3 ये आगे लिखा ब्रैकेट के आगे, यहाँ पर क्या रहेगा देखो, -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में आएगा x -1 टू द पावर n+2 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर m की जगह पे 2 आया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में n+2 लिखना होगा, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये लास्ट वाले टर्म में m की वैल्यू 2 थी ना, तो ये 2 -1 कितना होगा, 1 होगा, तो ये n+1 फैक्टोरियल लिखना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ये n+1 फैक्टोरियल लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट में n+1 फैक्टोरियल लिख दिया। 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो नीचे वाला टर्म सही है, सिर्फ यहाँ पर 2 - 1 1 n+1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में रहेगा, वो चेंजेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ तक भी आंसर लिखा तो भी चलेगा, अगर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन बाहर लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किसको कॉमन बाहर ले पाएंगे हम लोग, yn लिखा, -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल को अगर हम लोग कॉमन बाहर लेना चाहते तो ले सकते हैं, तो कैसे रहेगा वो टर्म, -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, चलो कोई स्टेप नहीं करते, यहाँ तक भी छोड़ देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी जो भी लिखा है उतना आंसर सही है। एग्जाम में भी अगर आप लोग इतना लिख के आते हो तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया देखो, इफ़ y इक्वल टू 8x अपॉन x³ -2x² -4x + 8 फाइंड yn, ठीक है, y दिया है हमें, ये एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है टोटल, ऊपर भी x है नीचे भी x से बना हुआ फंक्शन, यानी कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन का हमें क्या निकालना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। और ये गिवन फंक्शन कैसा प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर x की पावर 1 है और नीचे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर करते हुए इसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन निकल करते वक्त हमें डिनोमिनेटर फैक्टर्स पता होने चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल आया है x³ -2x² -4x + 8, इसको कैलसी से सॉल्व कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर में आए हुए पॉलिनोमियल को अगर हम लोग कैलसी से सॉल्व करेंगे तो उसके देखो 3 फैक्टर आने चाहिए ना। तो पहला फैक्टर देखो क्या आ रहा है, ये x1 इक्वल टू दिखा दे रहा है, वो -2 दे रहा है, यानी कि हमें इससे इक्वेशन बनाते वक्त x + 2 लिखना होगा एक ब्रैकेट में। और दूसरा फैक्टर क्या दिख रहा है, x2 इक्वल टू 2 दिख रहा है, राइट, और x3 तो आ ही नहीं रहा है, वापस वो इक्वेशन पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या देगा देखो, x पहला क्या दिखा रहा है x1 -2, x2 कितना दिखा रहा है 2, और ये x3 आ ही नहीं रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जो x2 फैक्टर है वही x3 फैक्टर, यानी कि लास्ट वाला फैक्टर रिपीट हुआ है, दैट इज 2 इज फैक्टर रिपीटेड, ठीक है। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वापस फिर से, y इक्वल टू ऊपर का ये 8x लिखा, नीचे फैक्टर आए थे इस इक्वेशन के, फैक्टर क्या थे -2 और +2 एक ही बार दिखा रहा था x2 में, ये इसका मतलब x3 भी कितना है 2 है। तो इसके कारण हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो पहला फैक्टर क्या था -2, तो उसको उल्टा लिखना है साइन देकर, यानी कि x + 2 लिखना है एक ब्रैकेट में, और दूसरा फैक्टर क्या था x इक्वल टू +2 में आया था, तो इसका मतलब x - 2 जो कि रिपीट होगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये है डिनोमिनेटर में आए हुए फैक्टर्स किसके, x³ -2x² -4x + 8 के। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये ऊपर वाला ही इक्वेशन मिल जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो y इक्वल टू लिखा, x + 2 ये लीनियर फैक्टर है जो कि रिपीट नहीं हुआ है, उसके कारण हम लोग ऊपर a लिखेंगे, अपॉन में ये x + 2 लिखना होगा, प्लस x - 2 ये लीनियर फैक्टर है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर x - 2 के x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है ब्रैकेट के अंदर, जो कि रिपीट कितनी बार हुआ है 2 टाइम्स, यानी कि ये लीनियर रिपीटेड फैक्टर है। x - 2 ये लीनियर फैक्टर होने के कारण उसके ऊपर b कांस्टेंट लेना है हमें, अपॉन में लिखना होगा x - 2, बट ये फैक्टर रिपीट हुआ है तो इसके कारण c अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर भी लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका अलग से पार्शियल फ्रैक्शन किया हुआ दिखाएंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये y इक्वल टू ये राइट साइड में आया हुआ पार्ट और y इक्वल टू ये राइट साइड में आया हुआ पार्ट दोनों इक्वल ही है, इसके कारण हम लोगों ने क्या लिखा, 8x अपॉन x + 2 डॉट x - 2 का होल स्क्वायर का ही मतलब क्या लिखा, a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 2 द होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। इसके बाद हमें ये वाले इमेजिनरी सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना है, ये वाले सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना है, सेम चीज़ यहाँ भी करनी है और सेम चीज़ यहाँ भी करनी है, यानी कि इन सर्कल में भी लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर हमें प्लेस कर देना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की में यहाँ पर कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में सिर्फ 8x रहेगा, सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू a के साइड में क्या आ जाएगा, x + 2 ये टर्म कैंसिल होकर a के साइड में होगा x - 2 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b के साइड में क्या रहेगा, x - 2 2 होल स्क्वायर था तो एक बार कैंसिल होकर x - 2 एक बार बचेगा, एक बार क्या बचेगा x + 2 बचेगा, ठीक है।
और सी के बाजू में क्या आएगा, ओनली एक्स प्लस टू आ जाएगा, एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हमें ए और बी को जीरो करना है तो उनमें कॉमन कौन सा फैक्टर है, एक्स माइनस टू। ए और बी को जीरो करना है तो हमें देखना होगा कि ए और बी के साथ कौन सा कॉमन फैक्टर आया हुआ है, दैट इज एक्स माइनस टू है। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना कर देंगे, टू कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग एक्स इज इक्वल टू करेंगे तो ए और बी ये कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएंगे। टू प्लस टू फोर, राइट साइड में रहेगा फोर सी रहेगा, एट टू ज़ा 16, तो सी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, फोर मिल जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी बी और सी के अंदर कौन सा कॉमन फैक्टर आया हुआ है, एक्स प्लस टू, यानी कि हमें क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू लेना होगा। पुट अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू करते हैं तो बी और सी ये कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएंगे। माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर प्लस 16, ये राइट साइड में रहेगा 16 ए, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 8 इंटू माइनस टू दैट इज माइनस 16, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, माइनस वन मिल जाएगी, ठीक है। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और सी में कोई कॉमन टर्म है नहीं, तो इसके कारण हम लोग क्या पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो कर देंगे पुट, और सी और ए की आई हुई वैल्यूज़ यूज़ करनी होगी। एक्स लिया जीरो तो लेफ्ट साइड में रहेगा जीरो, जीरो माइनस टू कितना होगा, माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस फोर ये, और ए की वैल्यू माइनस वन, तो ये कितना रहेगा, माइनस फोर हो जाएगा। जीरो माइनस टू, जीरो प्लस टू टू, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, ये माइनस फोर भी रहेगा आगे, माइनस फोर भी लिखा। जीरो प्लस टू टू रहेगा, टू इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी थी, फोर थी, तो एट हो जाएगा यहाँ पर, फोर टू ज़ा एट, तो ये प्लस एट लिखा, ठीक है। तो देखो आगे बी की वैल्यू कैसे आएगी, एट माइनस फोर फोर, वो फोर पीछे जाएगा तो माइनस फोर, बी की वैल्यू भी मिलेगी हमें, वन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है, जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देंगे, ठीक है। ये जो इक्वेशन था लेफ्ट साइड का, ये y इज इक्वल टू एज इट इज़ लिखा। ए की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस वन आई थी ना, तो यहाँ पर हम लोग ए की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज़ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। बी की वैल्यू यूज़ करनी हमें वन मिली थी, तो प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, और सी की वैल्यू कितनी आई थी, देखो फोर आई थी, तो ये फोर अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर यूज़ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या यूज़ करना है, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो अप्लाई कर देंगे, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स करने के बाद हमें एक मास्टर फॉर्मूला यूज़ करना होगा, दैट इज़ इफ़ y इज इक्वल टू, अगर वन अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर m होता है तो देन वाई एन क्या हो जाएगा, वाई यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा m प्लस वन माइनस वन, m प्लस n रहेगा, m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन m माइनस वन का फैक्टोरियल डॉट a टू द पावर n अपॉन a एक्स प्लस बी टू द पावर m प्लस n। ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। क्या रहेगा फॉर्मूला, माइनस वन टू द पावर n, m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन m माइनस वन का फैक्टोरियल डॉट a टू द पावर n अपॉन a एक्स प्लस बी रेस टू m प्लस n। जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है ना, उसको हम लोग सर्कल कर देते हैं, देखिए ये उसको, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, तो उसको सर्कल कर दिया। ये n फैक्टोरियल गलती से आया था, उसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है, क्रॉस भी कर दिया उसको। y का nth ऑर्डर हो जाएगा लेफ्ट साइड में yn, तो ये yn लिखा इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, माइनस वन को लेंगे साइड में, माइनस वन लिखा साइड में, वन अपॉन एक्स प्लस टू का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा माइनस वन टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन में लिखना होगा एक्स प्लस टू टू द पावर n प्लस वन, एक्स प्लस टू टू द पावर n प्लस वन रहेगा, ठीक है। उसके आगे क्या है, ये प्लस वन लिखा, प्लस वन लिखने के बाद किसका अभी nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, वो हमें वन अपॉन एक्स माइनस टू का nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, वो क्या हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर n रहेगा न्यूमरेटर में, ये n फैक्टोरियल आएगा, साइड में क्या रहेगा एक्स माइनस टू टू द पावर n प्लस वन रहेगा, ठीक है। आगे देखो अभी ये फोर कांस्टेंट साइड में आएगा, फोर कांस्टेंट होने के कारण साइड में लिखा। अभी देखो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, वन है, तो फॉर्मूला ये है माइनस वन टू द पावर n, तो लिखना है आगे माइनस वन टू द पावर n, ये लिखा। वो लिखने के बाद m की वैल्यू कितनी थी, टू थी, टू माइनस वन वन रहेगा, ये n प्लस वन फैक्टोरियल रहेगा साइड में, n प्लस वन का फैक्टोरियल लिखा साइड में, अपॉन में m की वैल्यू टू थी, टू माइनस वन वन, वन फैक्टोरियल वन ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वन है, x का कोफिशिएंट यानी कि a की वैल्यू वन टू द पावर n वन ही रहेगा, तो उसको लिखने की मतलब नहीं है। फिर नीचे वाला टर्म दैट इज़ x माइनस टू, m की वैल्यू है टू, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग n प्लस टू लिख देंगे, ठीक है। ये x माइनस टू लिखा और टू द पावर
n+2 कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसके आगे अगर कोई टर्म बाहर आता है कॉमन तो उसको हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो हमारी चॉइस होगी। अगर वो वाला स्टेप नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, फिर भी हमें कंप्लीट मार्क्स ही मिलेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में x+2n+1 लिखा हुआ है और ये साइड में n फैक्टोरियल टर्म है। ठीक है, ये नया रिफिल डालने के कारण ये बहुत फेंट आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ सम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द nth डेरिवेटिव्स ऑफ x/x² प्लस a²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करनी है हमें। लेट सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग नेमिंग कर देंगे, दैट इज लेट y इज इक्वल टू ये रिफिल बहुत ही फेंट है न्यू होने के कारण। लेट y इज इक्वल टू ये x/x² प्लस a² लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन कैसा है, प्रॉपर ये क्योंकि ऊपर x⁻1 है और नीचे x⁻ कितनी 2 है, तो ये फंक्शन प्रॉपर होने के कारण इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर वाले टर्म को ही देखना होगा। अपॉन में प्लस होने के कारण ये तो इरेड्यूसिबल फैक्टर है, इसके फैक्टर नहीं पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, बीच में माइनस देना होगा। माइनस अगर देते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, x² माइनस a² का एक फॉर्मूला होता है x+ से एक, और एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x माइनस है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में माइनस प्लेस कर देंगे, तो ये x² डिनोमिनेटर में डायरेक्टली माइनस प्लेस कर दिया। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये -a² कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। माइनस ऑफ माइनस प्लस ही हो जाएगा, यानी कि ऊपर जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करना होगा, ये y=x/x², फिर से लिखा है, दैट इज सेंटर का माइनस एज इट इज रखा। इस माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। ठीक है, i² लिख सकते हैं हम लोग। i² यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आया हुआ इमेजनरी नंबर जो होता है ना, i इमेजनरी पार्ट वाला, दैट इज i = √(-1) होता है, तो वो वाला ये i यूज़ कर दिया। i² की वैल्यू होती है -1। ठीक है, और ये बाजू का a² एज इट इज रहेगा, वो राउंड ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट स्टेप में ये x² माइनस y² का फॉर्मूला हो रहा दिख रहा है डिनोमिनेटर में, जिसको हम लोग आगे चलकर कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। देखो x अपॉन ये x प्लस एक ब्रैकेट में हमें ai लिखना होगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, x माइनस ai लिखना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो एक ब्रैकेट में हमने अपॉन में क्या लिखा, x प्लस ai, दूसरे ब्रैकेट में लिखा x माइनस ai। अगर हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो ये ऊपर वाला ही स्टेप हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर एक जो अननोन कांस्टेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे उनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। तो ये y= लिखा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर देखो स्मॉल a यूज़ हुआ है, इसके कारण हम लोग कैपिटल लेटर्स लेंगे, a लेंगे, अपॉन में x प्लस ai, इसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। x प्लस ai इस फैक्टर की ब्रैकेट के अंदर पावर कितनी है, x की 1 है, तो इसके कारण ये लीनियर फैक्टर कहलाएगा जो कि रिपीट नहीं हुआ है। उसी के लिए उसके ऊपर हमें कैपिटल A कांस्टेंट लेना होगा और नीचे x प्लस ai ये फैक्टर ले लिया आगे, प्लस दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ai ये फैक्टर आया हुआ है, जहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। ब्रैकेट के अंदर हाईएस्ट पावर x की 1 होने के कारण उसके ऊपर हमें एक दूसरा कांस्टेंट लेना होगा। उस कांस्टेंट को हम लोग नेमिंग कर देंगे कैपिटल B से, और उसके नीचे जो फैक्टर आया है वो दैट इज x माइनस ai हम लोगों ने प्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कैपिटल A और B ये जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज निकालनी है। देखो राइट साइड में हम लोगों ने ये थ्रू आउट फंक्शन चेंज करते 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 सिंप्लीफाई किया हुआ है ना राइट साइड में, और लास्ट वाला फॉर्म ये मिला a/x प्लस ai प्लस b/x माइनस ai, और थ्रू आउट लेफ्ट साइड में y ही है, राइट। तो देखो इसका मतलब आगे चलकर हम लोग एक ऐसा भी लिख सकते हैं, x/x प्लस ai डॉट x माइनस ai का ही मतलब ये हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग एक इमेजिनरी सर्कल प्लेस कर देंगे। इस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली x रहेगा, और a के साइड में क्या आ जाएगा, x माइनस ai आएगा, x माइनस ai, ये कैपिटल A की साइड में x माइनस ai रहेगा, और प्लस कैपिटल B के साइड में क्या होगा, x प्लस ai होगा, x प्लस ai होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमें देखो अगर हम लोग पुट x की वैल्यू लेते हैं ai लेते हैं, क्या लेते हैं, x की वैल्यू कैपिटल ai लेंगे, तो ये कैपिटल A कैंसिल हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल ai सॉरी स्मॉल ai प्लस स्मॉल ai, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ai हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ai, साइड में रहेगा b, इक्वल टू लेफ्ट में x की वैल्यू कितनी ली थी, ai ली थी, ये ai लिखा, तो ai अपॉन ai कैंसिल, तो b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1/2 मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो b की वैल्यू आई 1/2। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो b ए कांस्टेंट 0 करना होगा, तो b ए कांस्टेंट 0 लेने के लिए x की वैल्यू कितनी लेनी होगी, -ai। तो ये क्या लिखा, पुट x इज इक्वल टू कितना कर दिया, -ai, ये -ai -2 टाइम्स ऑफ ai, -2 टाइम्स ऑफ ai,
साइड में ये कैपिटल ए रहेगा इक्वल टू लेफ्ट साइड में ये माइनस ए आई लिया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ए आई भी कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1/2 मिल जाएगी, यानी कि ए भी 1/2 आया और बी भी 1/2 आया। तो ये 1/2 वैल्यूज जो कैपिटल लेटर्स ए और बी के लिए आई है वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, ऊपर। तो ये क्या लिखा, y इज इक्वल टू ऊपर आया हुआ हाफ अपॉन में x प्लस ए आई प्लस ये ऊपर आया हुआ हाफ अपॉन में x माइनस ए आई। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये हाफ को कम्प्लीटली थ्रू आउट कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ये हाफ बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस ए आई, 1/x प्लस ए आई, सेंटर में प्लस था 1/x माइनस ए आई, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना होगा टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स लिखने के बाद हमें एक मास्टर फॉर्मूला यूज़ करना होगा डेरिवेटिव्स का। वो फॉर्मूला क्या होता है, इफ़ y इज इक्वल टू, अगर 1/ax प्लस बी टू द पावर m है, देन yn क्या हो जाएगा, देखो yn इक्वल टू -1 टू द पावर n, ब्रैकेट के अंदर m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल डॉट a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होगा हमें यूज़ करना होगा, उसको मैं सर्कल कर देता हूँ, यहाँ पर सर्कल कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें राउंड ब्रैकेट के अंदर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, सॉरी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आए हुए फंक्शंस को अप्लाई करना होगा। हाफ तो कांस्टेंट होगा तो वो तो लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा हमें, ये y का बन जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के कारण yn बन जाएगा, ये हाफ कांस्टेंट एज इट इज़, हाफ कांस्टेंट एज इट इज़ लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट 1/x प्लस ए आई का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में x प्लस ए आई टू द पावर n प्लस 1, सेंटर में प्लस, यहाँ पर फिर से आएगा -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में x माइनस ए आई टू द पावर n प्लस 1, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ से हम लोग न्यूमरेटर में आया हुआ -1 टू द पावर n फैक्टोरियल, ये हम लोग टर्म बाहर ले सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में रहेगा yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n अपॉन, सॉरी अपॉन में साइड में, ये साइड का n फैक्टोरियल ले लिया बाहर, अपॉन में यहाँ पे 2 था, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस x प्लस ए आई रेस टू n प्लस 1, x प्लस ए आई रेस टू n प्लस 1, सेंटर का प्लस लिखा 1/x माइनस ए आई टू द पावर n प्लस 1, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब फाइंड वाई एन, ठीक है। नेमिंग दिया हुआ है उन्होंने y फंक्शन के लिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन हमें एज इट इज़ लिखना होगा, दैट इज सिंस y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिख दिया, ठीक है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स तो पता होने चाहिए, तो हम लोग डिनोमिनेटर्स में फैक्टर आएगा, ऐसा कोई कॉमन टर्म बाहर ले लेके यहाँ से देखो ये 1+x ही रखते हैं, ये जो डबल अंडरलाइन किया है उसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ये 1+x एज इट इज रखा, ये उसको एक ब्रैकेट पे लिख दिया, आगे एक्स स्क्वायर को कॉमन बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1+x बचेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में थ्रू आउट कॉमन क्या दिख रहा है बाहर लेने के लिए 1+x, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, ये 1+x लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना होगा 1+x स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में जिसे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/1+x को हम लोग x प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये जो था 1+x स्क्वायर था जिसको हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इरिड्यूसिबल है, इसके फैक्टर नहीं पड़ते, अगर प्लस की जगह पे माइनस होता था तो इसके फैक्टर पड़ते थे, दैट इज x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो x स्क्वायर प्लस 1 होने के कारण इसके फैक्टर नहीं पड़ेंगे, लेकिन हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो इसके कारण हम लोग क्या कर लेंगे, इस प्लस की जगह पे माइनस कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ये लेफ्ट साइड का y एज इट इज़ इक्वल टू 1/, ये पहला टर्म एज इट इज दैट इज x प्लस 1 एज इट इज लिखा, ये फिर ये x स्क्वायर एज इट इज रखा, प्लस की जगह पे -1 डायरेक्टली पुट कर दिया, आगे फिर ये क्या कर दिया -1 कर दिया, ठीक है।
तो देखो मीनिंग चेंज नहीं करना है, फंक्शन का मीनिंग तो सेम ही रखना है। तो क्या कर दिया, प्लस की जगह पे माइनस भी ला दिया, लेकिन आगे 1 को -1 कर दिया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो इक्वेशन ऊपर जैसे ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये -1 जो लिखा है राउंड ब्रैकेट के अंदर, उसका मतलब क्या कंसिडर कर लेंगे हम लोग, आई स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का ये वाई 1 अपॉन ये x+1 पहले ब्रैकेट में, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर सेंटर का माइनस, और ये जो -1 है राउंड ब्रैकेट के अंदर आया हुआ, उसको हम लोग आई स्क्वायर कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू होती है √1, तो आई इंटू आई यानी कि √1 इंटू √1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन होता है x+i x-i। ठीक है, y इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखना होगा यहाँ पर x+1 x+i, और दूसरे ब्रैकेट में हमें लिखना होगा x-i लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसका सिंप्लीफिकेशन करना होगा। ये तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर है और तीनों के तीनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ठीक है, तो इसके कारण उनके ऊपर एक ही कांस्टेंट आएगा। तो पहला कांस्टेंट लिखा a, किसके, उसके नीचे लिखेंगे हम लोग उसका फैक्टर x+1। दूसरा कांस्टेंट यूज़ किया b, उसके नीचे x+i लिख दिया, और तीसरा कांस्टेंट यूज़ किया c, और उसके नीचे कांस्टेंट यूज़ करना है हमें x-i यूज़ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ए बी और सी की इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए देखो कैसे लिखा, लेफ्ट साइड में ये टर्म लिखा और राइट साइड में उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये इमेजिनरी सर्कल अप्लाई करना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये जो इमेजिनरी सर्कल लिया है हमने, वहाँ पर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना होगा, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 बचेगा, इक्वल टू उसके राइट साइड में क्या आएगा, a इंटू x+1 है, तो ये x+1 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा, x+i, उसके साइड में आएगा x-i आएगा, प्लस b के साइड में x+i कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे बचेगा x+1 और साइड में रहेगा x-i। c के साइड में x-i कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x+1 और ये x+i रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें a b और c इनमें से एक एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। जब b और c को अगर हम लोग 0 करेंगे तो a मिल जाएगा। तो देखते b और c में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, x+1 b और c में x+1 एक कॉमन फैक्टर होने के कारण हम लोग x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। b और c में कौन सा फैक्टर कॉमन था, x+1, ये टर्म फैक्टर था ना, ये टर्म या फिर ये फैक्टर कॉमन था, तो इसके कारण हम लोगों ने x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर दी, -1। तो ये -1 + 1 0, यहाँ पर भी -1 + 1 0, तो b और c ये कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू ली थी -1, तो ये -1 और ये i है, -1 + i, -1 - i। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 1 इक्वल टू a के साइड में -1 - i रहेगा, -1 + i रहेगा। ठीक है, उसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो a की वैल्यू मिलने के लिए लेफ्ट साइड में ये 1 लिखा इक्वल टू, अगर यहाँ से माइनस साइन को बाहर लेते तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 + i। ठीक है, और यहाँ से भी माइनस साइन को बाहर लेते हैं, डॉट दिया, ये माइनस साइन को बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 - i हो जाएगा, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, सिंपली प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये a+b और ये a-b यानी कि 1 स्क्वायर -i स्क्वायर रहेगा। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ये यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1 - (-1) दैट इज़ 2। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में तो 1 था, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2a हो गया। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 1/2 मिल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। फिर से बताता हूँ, देखो ये -1 - i था, इससे हम लोगों ने माइनस साइन को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 + i। ये दूसरा जो ब्रैकेट था उस ब्रैकेट में से भी माइनस साइन को बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 - i। यहाँ पे इंटू था, तो ये माइनस इंटू माइनस साइन प्लस साइन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से बचेगा 1 + i, यहाँ से बचेगा 1 - i। तो a+b का फॉर्मूला दैट इज़ a² - b² अप्लाई कर दिया। b की जगह पे i था, तो i स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो ये -(-) +1 हो जाएगा। आगे 1 स्क्वायर +1 है, तो 1 + 1 2, 2a इक्वल लेफ्ट साइड में तो 1 था, तो a की वैल्यू कितनी आई, हाफ आई। ठीक है, तो इसके बाद अभी a वैल्यू आ गई हमें, b और c, ए और बी को 0 कर देते, क्या कहा, ए और बी इस कांस्टेंट को 0 कर देते, तो ए और बी इस कांस्टेंट में कौन सा कॉमन फैक्टर है, x - i। ठीक है, तो इसका मतलब हमें x = कितना पुट करना चाहिए, i पुट करना चाहिए। तो x = i पुट कर देंगे, तो ये a और b ये फैक्टर 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ये क्या रहेगा,
आई प्लस आई 2i होगा राइट साइड में 2i, और ये कितना था 1 + i हो जाएगा, तो ये 1 + i लिखा, और साइड में c है c, और लेफ्ट साइड में कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये 1 ही है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी हमें, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1/2i ब्रैकेट में 1 + i हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो i आया हुआ है ना उसको अंदर मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, तो वो i अंदर मल्टीपल करने पर क्या रहेगा, बाहर तो 1/2 रहेगा, i इंटू 1 i, और ये i इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, वो क्या है लिखा, फिर 1/2 i - 1 लिख दिया, ये c की वैल्यू हो गई। डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसके कारण हमें उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करना होगा। तो c की वैल्यू कैसे होगी, देखो 1/2 लिखा, अपॉन में क्या था i - 1 था, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करना ऊपर नीचे कॉन्जुगेट, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होगा और रियल पार्ट का साइन हमें चेंज सेम रखना है। रियल पार्ट यहाँ पर -1 है, इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस आए तो उसका -i इंटू -1 करना होगा, और नीचे -i -1 से इंटू करना होगा, यानी कि सेम नंबर से सेम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करना होता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में c इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग देखो ये वाले ब्रैकेट से ये वाले ब्रैकेट से थ्रू आउट हम लोग माइनस साइन बाहर लेंगे, क्या कहा, थ्रू आउट हम लोग माइनस साइन बाहर लेंगे, ऊपर से अगर माइनस साइन बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर -i + 1 जो थे वो प्लस हो जाएंगे, यानी कि +i + 1 हो जाएंगे, -i यहाँ से बाहर लिया है, माइनस साइन बाहर लिया है तो ये 2 था, ऊपर क्या हो जाएगा 1 - i हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ से बाहर लिया है, डॉट माइनस साइन बाहर लिया है, ये क्या हो जाएगा 1 + i हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये माइनस और ये माइनस प्लस, a - b a + b, यानी कि a² - b², जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +2 रहेगी, 2 2 ज़ा 4, यानी कि c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 + i अपॉन 4 रहेगी, ठीक है, ये मिला हमें c कांस्टेंट, जिसको मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया। अभी हमें b इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, देखो a आई थी 1/2 a की वैल्यू, c कांस्टेंट की वैल्यू आई है -1 + i/4, अब b इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। b इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें a और c के अंदर आए हुए कॉमन फैक्टर को, कॉमन टर्म को जीरो करना होगा, ठीक है, तो कौन सा टर्म कॉमन आया हुआ है, x + i दिख रहा है, यहाँ पर x - i दिख रहा है, यहाँ पर x + 1 और ये x + i दिख रहा है, तो ये x + i कॉमन फैक्टर आया हुआ है ना a और c के अंदर, तो हमें पुट क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू -i लेना होगा, पुट क्या कर दिया x इज इक्वल टू -i कर दिया, ठीक है, तो ये 1 - i हो जाएगा, 1 - i एक ब्रैकेट में, -i -2 आगे लिखा, i पीछे लिखा, ठीक है, -2i, इसके साइड में क्या रहेगा b रहेगा, और लेफ्ट साइड में क्या था 1 था। नेक्स्ट स्टेप में 1 = -2 एज इट इज़, i अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +i माइनस इंटू माइनस, ये -i² हो जाएगा, ठीक है, बाहर क्या था b था, i² की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 + i, 1 + i रहेगा इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर, और साइड में रहेगा b, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/-2 टाइम्स ऑफ 1 + i इज इक्वल टू क्या रहेगा b रहेगा। डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 + i है उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करना होगा, तो लेफ्ट साइड ये माइनस साइन हम लोग ऊपर प्लेस कर सकते हैं, माइनस साइन ऊपर प्लेस कर दिया, नीचे 2 1 + i लिखा, और यहाँ पर 1 - i कर दिया ऊपर भी, और नीचे भी 1 - i कर दिया, इक्वल टू b रहेगा, ठीक है, ऊपर क्या होगा -1 - i रहेगा, और नीचे ये 2 एज इट इज़, a + b a - b, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा 1² - b², यानी कि 1 - i², तो नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, देखो 1 -1 2, ये 2 2 ज़ा 4, तो ये माइनस लिखा, अंदर क्या लिखना है हमें 1 - i लिखना है, अपॉन में 4 लिखना है, इक्वल टू b, ठीक है, तो b की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी -1 - i अपॉन 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जो a b और c की वैल्यूज़ आई है वो यहाँ पर पुट करनी होगी, तो y इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, तो ये 1/2 लिखा, अपॉन में x + 1 कर दिया, प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी देखो, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 - i अपॉन 4, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 - i अपॉन 4, ये न्यूमरेटर में लिखा, अपॉन में क्या लिखना होगा x + i लिखना होगा,
आगे प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई लिखा, अपॉन में 4 था और उसके अपॉन में क्या था, x माइनस आई था। ठीक है, सी इस टर्म के अपॉन में x माइनस आई था। नेक्स्ट स्टेप में हमें टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला स्टेप लिखना होगा। टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऐसा हमें लिखना होगा। इसके बाद हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है या फिर जिसे हम लोग मास्टर्स फार्मूला भी कह सकते हैं, वो यूज़ करना होगा। इफ़ y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी टू द पावर m है, देन y n क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n डॉट m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल डॉट a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये मास्टर्स फॉर्मूला इसको कह सकते हैं हम लोग। इसके अंदर कोरोलरीज भी होती है, लेकिन वो कोरोलरीज अगर याद भी नहीं रहा तो भी चलेगा। ये फॉर्मूले से हम लोग कोरोलरीज डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कल किया है वो वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा ऊपर आए हुए स्टेप के अंदर। तो देखो यहाँ से y को अगर हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव से अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में रहेगा y n इक्वल टू ये हाफ कॉन्स्टेंट आगे आएगा, तो ये हाफ कॉन्स्टेंट आगे लिखा और अंदर क्या रहेगा, -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन x प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा बाहर, माइनस ऑफ 1 माइनस आई अपॉन 4, ये कांस्टेंट बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एक्स प्लस आई का करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, वो रहेगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन में x प्लस आई टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, टू द पावर n प्लस 1 लिखा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट टर्म में ये कांस्टेंट क्या आएगा बाहर, माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई अपॉन 4 और किसका अभी nth ऑर्डर डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस आई का nth ऑर्डर डेरिवेटिव वो होगा -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में आएगा x माइनस आई टू द पावर n प्लस 1 और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लास्ट वाला थोड़ा सा दिखा नहीं रहेगा, लेकिन वो अभी वो आपको क्लियर आया रहेगा। ठीक है, तो देखो सेंटर वाले में किसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई किया है, -1 माइनस आई अपॉन 4 कॉन्स्टेंट बाहर लेने के बाद nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है 1 अपॉन एक्स प्लस आई का, जो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो होगा, और आगे -1 प्लस आई अपॉन 4 ये कॉन्स्टेंट को लेफ्ट साइड में रखा। nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसके लिए किया, 1 अपॉन एक्स माइनस आई के लिए किया, जो आया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया आउट ऑफ दैट इज -1 टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन x माइनस आई टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर ये फाइनली हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो क्वेश्चन के लिए पूछा था ना आंसर, वो कंप्लीट हो जाता है। ये वाले न्यूमेरिकल के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो आज के लिए वे जितने भी सम्स लिए थे हम लोगों ने एल्जेब्रिक फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। अगर किसी भी सम्स में प्रॉब्लम है या फिर सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।